स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2017 बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोलॉजी ग्रुप का क्लास 11th के लिए। तो इसके दो पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है पार्ट 3, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में ये 35 क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर से कोशिश वही होगी कि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दें। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट वीडियो हो। यूट्यूब पे बने हुए जितने भी वीडियोस किसी भी एक्सवाइजेड टीचर के हैं उनमें ये बेस्ट हो, क्योंकि बेस्ट से कम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस बेस्ड होती हैं आपकी न्यूक्लियर फिशन पे। फिशन मतलब टूटना, और इसी पे बेस्ड होता है आपका क्या, एटम बम। एटम बम, परमाणु बम। ओके, अगर फ्यूजन की हम बात करें, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, और इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो कुछ खास चीज़ें हैं उनमें आपका एक आता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन, इसके अलावा आपका सन की जो एनर्जी है वो भी फ्यूज़न की वजह से होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियरली समझने चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमर्ज एट। कहाँ से निकलती हैं ये? तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और एंड होती है ये साउथ पोल पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड। तो ये कौन सा नियम होगा भाई? ये होगा आपका राइट हैंड थंब रूल। ओके, जहाँ पे हमारा थंब किसको बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, एंड फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ हमारी फिंगर्स जो रहेंगी वो बताएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट दिए होंगे आपको, उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन क्या करता है, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, विच द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग इनटू आई अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे ये होता है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, अप बटन सबसे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और इसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स तो आप क्लियरली देख पाते हो। हालांकि इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें काम उल्टा होता है। तो निकट की चीज़ आप आसानी से देख पाते हो, बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। साफ तौर पे आप दूर के सामान को, वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ऑप्शन, सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, हिंदी में आप लोग देखते रहना, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं और वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गाँव से, तो उनको दिक्कत होती है कई बार इंग्लिश में। तो हम कोशिश करते हैं हिंदी इंग्लिश का कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको ना आए किसी ढंग से भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, कहता है एक सर्किट है जिसमें एक मेटालिक वायर लगा हुआ है सीरीज में बैटरी के साथ और एमीटर के साथ। तो कुछ इस ढंग से लगा होगा ये देखिए, ये होगा इसका डायग्राम। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्ट मीटर है, इसमें एक करंट बह रहा है, यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी है सारी। ओके, वोल्टेज जो दिखा रहा है बैटरी दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यह फॉर्मूला जानते हो, यानी करंट जो है वो आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हो इनिशियली। जब आप यहाँ पे आर चेंज करोगे, आर क्या चेंज होगा? जब पैरेलल लाइन एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा, लाइक दिस। ओके, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? 1/r डैश। आपको पता है जब पैरेलल लगे होते हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, अब r1 और r2 इज इक्वल टू r, दोनों बराबर है। r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। रिप्लेस कर दो तो यह आ जाएगा 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश। तो यहाँ से r डैश की वैल्यू निकल आई कितनी? r/2, यानी कि नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों को मिला करके उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/2। वैल्यूज आप प्लेस कर दो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। ओके, अब हम नया i निकालेंगे, इसको आप i2 कह सकते हो। तो i2 कितना हो जाएगा? v/, v तो वहीं का वहीं रहा, r की जगह क्या लिखेंगे? r/2। तो
तो ये हो जाएगा 2v/r। ओके, ये नया आई हो गया। पहला आई क्या था? पहला आई था v/r। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा आई पहले आई का जस्ट डबल है, तो हम कह सकते हैं करंट डबल हो जाएगा। और इस ढंग से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज प्लेस्ड इन, तो सीरीज में लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ओके, और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फ्यूज़ वायर का, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जैसे ही कोई कहना चाहिए लोड पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, तो ये हीट हो जाता है और हीट होकर के फट से मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस ढंग से हमारे घर की बिजली भाग जाती है और वो अप्लायंस सेफ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? इसके दो क्वालिटीज़ याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। When an object is at infinity, जब इन्फिनिटी पर हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर विल बी, कहाँ पे बनेगी भाई ये इमेज? तो ये इमेज आपकी बनने वाली है फोकस पॉइंट पे। ओके, वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। देखिए कैसे, देखिए कुछ इस ढंग की इमेज आपको दिखाई देगी जब इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस आएंगे, पैरेलल लाइंस आकर के कहाँ से निकलती हैं? ये फोकल पॉइंट से होकर के निकलती प्रतीत होंगी इस केस में। ओके, आएंगी, ये फोकल पॉइंट की तरफ जाएंगी और ऐसा लगेगा कि जब ये वापस लौटेंगी तो ये इस तरफ चली जाएंगी ऐसे करके, और दोनों पीछे की तरफ कहाँ मिलेंगी? यहाँ फोकल पॉइंट पे। ओके, आप कुछ इस ढंग से समझ सकते हैं। ये आपकी रेज आई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इधर को चली गई। ऐसे ये रेज भी पैरेलल आई, और जब पैरेलल आती है तो टकरा कर कहाँ जाएगी? इधर को जाएगी। और दोनों को पीछे अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पे फोकल पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पे फोकल पॉइंट पे ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? वाइल यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। तो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना होगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इमेज कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगी, डायग्राम कुछ इस ढंग से बनेगा इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका लेंस। ओके, और ये रखा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका फोकल पॉइंट। ओके, एक फोकल पॉइंट यहाँ पे भी होगा। क्लियर? और यहाँ पर बनेगी आपकी इमेज। तो ये आपको इमेज फॉर्मेशन तब होगा जबकि एक रे हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर को जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के लेंस के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ये इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन दूसरी रे को अगर हम देखें तो वो जा रही है ऐसे, तो वो ऐसे ही वापस लौटेगी। दोनों अल्टीमेटली कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी? यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी, और हमें इमेज कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी। ये आपकी इमेज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 85 तक ये 10 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के। तो इनको देख लेते हैं, डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो लकीर का फकीर होने के मुहावरे का क्या अर्थ होता है? रूढ़िवादी होना, अपने आप को चेंज ना कर पाना। ओके, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? दूसरा सवाल देखिए 77। तो ये होता है आपका वर्ण, सबसे छोटे से का खा गा गा, ये लघुत्तम इकाई माना जाता है। अर्थ प्लस उपार्जन का संधि पद क्या होता है? तो ये होता है आपका अर्थोपार्जन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पे कहता है नरसिंह में समास है, तो ये है आपका कर्मधारय समास। अब आप कहेंगे कर्मधारय समास सर यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सिंह जैसा नर, सिंह जैसा नर। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब तुलना हो रही है नर की सिंह से, लेकिन किसी तीसरे पद की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे, इसलिए आपका बहुब्री तो हो नहीं सकता। जैसे तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किसी विभक्ति का लोप हो जाता है, काकी के, नानी नी वगैरह का लोप हो जाता है। ओके, द्वंद्व में अपोजिट वर्ड यूज होते हैं, रात दिन वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कर्मधारय इसका बेस्ट ऑप्शन है। आप समास की वीडियो हमारी देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ओके, अव्यय भाव में हम क्या करते हैं? अव्यय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रीति, प्रतिदिन, यथा, यथा संभव, ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। जो अलौकिक या सांस्कारिक प्रतीत ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा आपका अलौकिक। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। माधव सो रहा है में कौन सी क्रिया है? तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। सो रहा है मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है वो, तो इसमें कर इस सेंटेंस में क्या होगा? कर्म का अभाव है। जब कर्म ही नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। ओके, अगर हम यहाँ पे कहते हैं माधव चॉकलेट खा रहा है,
तो अब यहाँ पे कर्म आ गया। चॉकलेट क्या है? कर्म। क्योंकि जो भी माधव कर रहा है उसका फर्क किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, और कर्म अगर होता है तो उसको हम कहते हैं सकर्मक। ओके, नेक्स्ट इज 82। किस साहित्यकार का कार्यक्षेत्र वाराणसी नहीं था? तो ये थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में पैदा हुई थी, यूपी में एक जगह पड़ती है फर्रुखाबाद, और इनकी पढ़ाई हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो बनारस से इनका कोई लेन देन नहीं था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83। रौद्रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये होगा आपका क्रोध। अच्छा, आपसे पूछे कोई जुगुप्सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस। ये किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। ओके, नेक्स्ट 84। कालिंदी कुंज कदम की डारण में अलंकार कौन सा होगा? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का वर्ण बार बार रहा, का देखिए। ओके, नेक्स्ट 85। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होगा? नेचुरल, प्राकृतिक। नेक्स्ट इज 86। फिल इन द ब्लैंक इन क्वेश्चन विद अप्रोप्रिएट वर्ब। इधर ही और, तो यहाँ पे जब इधर और के साथ जुड़ा होता है कोई कहना चाहिए सब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होता है? बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। नेक्स्ट इज 87। विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस? ही सेड दैट विल डू। ही सेड दैट वुड डू। विल डू को आप करोगे वुड डू, और इससे ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 88। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पुल्लुलेट? तो पुल्लुलेट का मतलब होता है टू ग्रो और टू ब्रीड एंड स्प्रेड रैपिडली। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 89। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड? वर्ड प्लूरल किसका? सिलेबस का क्या होगा? ये होता है सिलेबाई। आपने देखा होगा स्कूल में आप ये वर्ड खूब इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इज 90। द साइक्लोन डेवॉर्ड एनीथिंग स्टैंडिंग इन इट्स पे। डेवॉर्ड का मतलब होता है खा गया जो भी उसके रास्ते में आया। तो इससे क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, मतलब मानवीकरण हो रहा है। किसी ऐसी बेजान चीज़ को अगर हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो ह्यूमन की तरह से काम कर रहा हो, तो हम उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, सिमिली में आपका लाइक एस का इस्तेमाल होता है, ये पहचान होती है सिमिली की। नेक्स्ट इज 91। द इडियम वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कभी कभी, रेयरली, वेरी रेयरली, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 92। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब सबसे अच्छा रहेगा? तो यहाँ पे पुट अप का इस्तेमाल करिए आप। पुट अप मतलब थोड़े समय के लिए स्थायी तौर पे कहीं रहना। नोबडी विल पुट अप विद हिज बिहेवियर, कोई भी उसके साथ नहीं रहेगा। ओके, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? करेक्ट सेंटेंस पता करना है आपने। इफ यू पोर, तो आप लिखेंगे कंडीशन सेंटेंस है। यहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर आप वाटर पे तेल छिड़कोगे तो इट में फ्लोट। क्या कहोगे? इट में फ्लोट और इट विल फ्लोट। कंफर्म है कि ये तैरेगा। ओके, तो क्या कहेंगे हम? इट विल फ्लोट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। टू टर्न द टेबल मीन्स टू रिवर्स द कंडीशन अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार, अपने अनुसार कंडीशंस को पलटना, शर्तों को पलट देना, हालात को पलट देना। ओके, नेक्स्ट इज 95। मैटर रिटन बाय हैंड इज नोन एज। तो ये कहलाता है मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। जब कोई चीज़ हाथ से लिखी जाती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाथ से लिखी होती हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्मृतियाँ हाथ से लिख जाते थे, कुछ उनको याद होता था तो वो हाथ से लिख करके रख जाते थे। ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे इतिहास का। नेक्स्ट इज 96। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई हेल्थ प्रोग्राम जीवन रेखा टू प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन। हालांकि पुराना करंट अफेयर का सवाल है उस समय का, 2017 का। यहाँ पर आंसर आपका था केरला। नेक्स्ट इज 97। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो गर्ल चाइल्ड डे हम मनाते हैं कब? 24 जनवरी को। एवरी ईयर सॉरी। 25 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं जिसको कहते हैं नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे। ओके, और 26 जनवरी को तो आप जानते ही हो क्या मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे। इसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम्स डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है। 98 देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट? IVI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये आपका होता है साउथ कोरिया में, सियोल में एक जगह पड़ती है वहाँ पे। ओके, और इस जगह का नाम आपका होता है ग्वानक गु, GW ग्वानक NA के सॉरी ग्वानक गु, सियोल, साउथ कोरिया। आप जानते हो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है प्योंगयांग। 99। व्हेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च? तो इट वाज लॉन्च इन 1951। 1951 में लॉन्च हुआ था, 1956 तक चला था ये।
1956 तक। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था? ये हेरोल्ड मॉडल पे बेस्ड था। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है वही इसके अध्यक्ष रहे होंगे, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा उस टाइम इसके उपाध्यक्ष थे। और इसमें एग्रीकल्चर पे हमारा खास जोर था, क्योंकि उस टाइम पे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और हमारे पास खाने के लिए, एक बड़ी आबादी को देने के लिए रोटी की बड़ी कमी थी। नेक्स्ट इज 100 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इंडियन सुपर लीग इज एसोसिएटेड विद, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, जैसे कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग आपकी जिससे एसोसिएटेड है क्रिकेट से, और ये 2013 में स्टार्ट हुई थी। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आईपीएल किस साल स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में, और आईपीएल का कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, 12वां 13वां 15वां, जो भी वट एवर आपको लगता है सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।